हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर सीएपीएफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने अभी एक नई बैच लॉन्च की है जिसका नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स। तो उस कोर्स के अंडर हम फिलहाल हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एकेडमी। वी हैड 2018 एज अ ग्लोरियस ईयर. ऑन दैट ईयर देयर वर 120 selections from our academy in CAPF services. This is photo of our mentor, Dr. Prashant Jagtap. He is ex-assistant commandant CISF. About him, he is a passionate teacher, professional soldier and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MA psychology by qualification and pursuing MA security and defense laws from Nalsar University of Law. He is the author of 3 best-selling books for CAPF Assistant Commandant preparation for Magro Hills Publications. He joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPF Assistant Commandant in 2012 with All India rank 80. He has served in CISF for 5 years as Assistant Commandant. He has previously worked as medical officer on class 1 rank with Government of Maharashtra and assistant lecturer in forensic medicine in RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. This is little information about me. My name is Utkarsh Samboli. I have 2+ years of experience of offline and online coaching. I am preparing for the UPSC civils with history as an optional subject. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ द दिल्ली सल्तनत was rose to the power and how it was declined. It was declined during the तुगलक, और तुगलक के एंड में हमने देखा था कि there was the one सेंट्रल एशियन पर्सन जिसका नाम था तिमूर. ओके, तिमूर. तो उससे जो भी इंडिया में बाद में डिनेस्टीज आई थी उनको कहा जाता है तिमूरिड डिनेस्टी, उनके जो डिसेंडेंट थे. तो जब तिमूर ने इंडिया पे अटैक किया था वो ईयर था अराउंड 1389 के अराउंड तिमूर ने अटैक किया था इंडिया पे. ओके, और उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली अटैक टिल ये डेट चले थे, अराउंड ये डेट, अभी फिक्स नहीं बोल सकते बट अराउंड ये डेट चले थे. और उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत जो थी वो डिक्लाइन हो गई. तो जब तिमूर ने इंडिया पे अटैक किया था तो उस टाइम पे जब वो वापस गया था तो जितना इंडिया में तिमूर के अंडर जीते वाला एरिया था वो एरिया उसने उसके जनरल्स को दिया, और वहां से राइज हुआ था इंडिया में सैयद डिनेस्टी का. सैयद डिनेस्टी का टोटल टाइम पीरियड है 1414 टू 1451 एडी. ओके, सैयद डिनेस्टी. सैयद डिनेस्टी का फाउंडर कहा जाता है खिजर खान को. ही वॉज वन ऑफ द कमांडर ऑफ द तिमूर्स आर्मी. उसका टाइम पीरियड है 1414 टू 1421 एडी. इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ डिनेस्टी. ही वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान. मुल्तान का गवर्नर था जिसने सैयद डिनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था. ही ब्रॉट पार्ट ऑफ सूरत, दिलापुर, पंजाब अंडर हिज कंट्रोल. ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियासत-ए-आला. दिस वॉज द टाइटल गिवन टू खिजर खान. बट ही लॉस्ट बंगाल, डेक्कन, गुजरात, जौनपुर, खानदेश एंड मालवा. यानी कि जो एरिया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे डायरेक्टली दिल्ली के अंडर था, दिल्ली के कंट्रोल में था, वो एरिया इसके टाइम पे लूज हो चुका था. इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये जो एरियाज है बंगाल, डेक्कन, गुजरात, यहाँ पे लोकल रूलर जो थे उनका राइज हुआ था और उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट प्रोक्लेम कर दिया था. उसके बाद इसका डिसेंडेंट आता है जिसका नाम है मुबारक शाह. इसका टाइम पीरियड है 1421 टू 1434 एडी. ही वॉज कैंपेन अगेंस्ट लोकल चीफ्स ऑफ दोआब रीजन. जैसा कि हमने यहाँ पे देखा डेक्कन, गुजरात वगैरह वो रीजन में जो लोकल रूलिंग पावर्स थी उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट प्रोक्लेम किया था. तो सेम सिमिलर एफर्ट जो था वो दोआब रीजन यानी गंगा यमुना दोआब वो वाले रीजन के जो भी लोकल चीफ्स थे उन्होंने किया था, पर मुबारक शाह ने उनको हराया था. एंड द खोखराज ये अराउंड हिमालय के फुटहिल्स वाले वो रीजन में रहते थे और ये कंटिन्यूसली सैयद डिनेस्टी के जो भी टेरिटोरियल एरियाज थे उनको हरास करते थे अटैक करके. तो उनके खिलाफ भी मुबारक शाह ने अपना कैंपेन चलाया था. ही इज अ फर्स्ट सुल्तान रूलर टू अपॉइंट हिंदू नोबल्स इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली. याद रखो, ही इज अ फर्स्ट सुल्तान रूलर हु अपॉइंटेड हिंदू नोबल्स. इससे पहले इसका मतलब क्या है, ओनली जो इस्लामिक नोबल्स थे वही दिल्ली के कोर्ट में अपॉइंट किए जाते थे डायरेक्टली. ओके, सो ही वॉज अ फर्स्ट सुल्तान टू ब्रेक दैट ट्रेडिशन. देन ही पैट्रन याहिया बिन सरहिंदी. याहिया बिन सरहिंदी. तो ये जो याहिया बिन सरहिंदी है इसने तारीख ए मुबारक शाही नाम की बुक लिखी. उसकी वजह से मैंने शॉर्ट में लिखा है तारीख.
तारिक है मुबारक शाही। अभी तारिक का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुबारक शाह का जितना भी पीरियड था, जो यहाँ पे हमने देखा है 1421 टू 1434, तो ये पीरियड में जितने सारे इवेंट्स हुए उन इवेंट्स को कहा जाता है तारीख। दिस इज अ पर्शियन वर्ड तारीख। तो ये जो याहिया बिन सरहिंदी था, इस बंदे ने लिखा है तारीख है मुबारक शाही। ओके, यानी कि मुबारक शाह के टोटल रूलिंग पीरियड में कौन से इवेंट्स हुए थे वहां पे। देन ही ऑल्सो इंस्टॉल्ड मुबारकाबाद सिटी ऑन अ बैंक ऑफ रिवर यमुना। ओके, इसने एक सिटी, यहाँ से अभी एक ट्रेडिशन नहीं चालू होते, जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स आएंगे वो अपने अपने नाम की सिटीज जो है वो ऑन द बैंक ऑफ रिवर वहां पे इंस्टॉल करना चालू कर देंगे। ओके, देन मोहम्मद शाह, इसका टाइम पीरियड है 1434 टू 1445 एडी। ही डिफीटेड द रूलर ऑफ मालवा। यहाँ पे हमने देखा था कि मालवा जो है वो दिल्ली के हाथों से निकल चुका था, बट अगेन मोहम्मद शाह के टाइम पे ही डिफीटेड रूलर ऑफ मालवा विद द हेल्प ऑफ बहलोल लोदी। बहलोल लोदी वॉज द वन ऑफ द कमांडर ऑफ द मोहम्मद शाह। ओके, ही गेव टाइटल टू बहलोल लोदी विथ खाने खानान। खाने खानान ये जो है दिस वाज अर्लियर टाइटल। आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों का सरनेम भी है। एक्चुअल खान जो है ये वर्ड आया है फ्रॉम द मंगोल्स, जो चंगेज था उसको खान कहा जाता था। खान इट मीन्स द हेड ऑफ द 1000 ट्रूप्स, जो 1000 ट्रूप का हेड होता है उसको खान कहा जाता है। अभी खाने खानान मतलब क्या है, ये जो छोटे छोटे खान है जिनके अंडर 1000 ट्रूप्स है उन सबका हेड है, मतलब खाने खानान। ओके, तो बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह ने खाने खानान नाम का टाइटल दिया था। देन उसका डिसेंडेंट है जिसका नाम है अलाउद्दीन शाह। उसका टाइम पीरियड है 1445 टू 1457 एडी। 1457 एडी में बहलोल लोदी वो बिकम द गवर्नर ऑफ द लाहौर हु कैप्चर्ड द दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा मोहम्मद शाह ने क्या किया, लोदी को खाने खानान पोस्ट दी, उसके बाद वो लाहौर का गवर्नर बना था। और जैसे अलाउद्दीन शाह जो था वो वीक हो गया, उसी टाइम पे उसने क्या किया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया इन द ईयर ऑफ 1457 एंड मेड अलाउद्दीन शाह टू स्टेप डाउन फ्रॉम द थ्रोन एंड सेंट हिम टू बदाऊं। बदाऊं नाम की प्लेस है, वहां पे अलाउद्दीन शाह को उसने भेज दिया। यहाँ पे सिग्निफिकेंट चीज ऐसी है कि बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन शाह को मारा नहीं। ओके, उसने उसको रिस्पेक्टफुली थ्रोन से उतरने को कहा और बदाऊं में भेज दिया था। So this was about the Sayyid dynasty. Here you can see the extent of the territory during the Sayyid dynasty. ये चालू होता है अपना मिड गंगेटिक प्लेन से अप टू द इंडस रिवर, ये इंडस रिवर। तो इतना सारा एरिया, और नॉर्थ में हिमालय अप टू साउथ में राजपुताना, ये पूरा रीजन लोदीज के अंडर था उस टाइम पे। ओके, और इसका अगर हम छोटा सा देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ पे जो सैयद डिनेस्टी थी उनके अंदर मैक्स टू मैक्स इतना एरिया आता था, लोदीज से छोटा ही आता था। ओके, इतना एरिया आता था। और इसके बाद जब बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी वगैरह वो आ गए तो उन्होंने उनके टेरिटोरीज को चारों दिशाओं में एक्सपांड करना चालू कर दिया था। तो अभी देखते हैं उनके बारे में। लोदी डिनेस्टी, लोदी डिनेस्टी का टाइम पीरियड है 1451 टू 1526 एडी। अब उसका फाउंडर है बहलोल लोदी, जो हमने अभी देखा था। ही वॉज अ वन ऑफ द एबल कमांडर। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्प से जो सैयद डायनेस्टी का सुल्तान था उसने रूलर ऑफ मालवा को हराया था वहां पे, उसकी वजह से। बहलोल लोदी, उसका टाइम पीरियड है 1451 टू 1489 एडी। द लोदी डायनेस्टी इज द लास्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड का लास्ट रूलिंग डायनेस्टी। इसके बाद मुगल्स चालू होते हैं। मलिक सवार यानी कि मलिक उस शार्क नाम का एक बंदा था जिसको मलिक सवार भी कहा जाता था। उसने इसी के टाइम पे जौनपुर नाम की जो प्लेस देखी थी हमने, यानी कि फॉर एग्जांपल कंसिडर करो दिस इज अ यूपी, तो यूपी में यहाँ पे दिल्ली है और उसी के ईस्ट में देयर इज अ प्लेस नेम जौनपुर। ओके, तो ये प्लेस को ड्यूरिंग लोदीज जो मलिक उस शार्क, अब ये शार्क जो है इसका मीनिंग है द लॉर्ड ऑफ ईस्ट, याद रखो शार्क, तो उसको कहा जाता है मलिक उस शार्क यानी कि द लॉर्ड ऑफ ईस्ट। तो उसने जौनपुर नाम की प्लेस को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया ड्यूरिंग द बहलोल लोदी। देन बहलोल लोदी टुक वेरियस मेजर्स टू ग्रेटिफाई हिज नोबल्स, क्योंकि हुआ क्या था, उसने प्रीवियस जो सुल्तान था उसको उसके थ्रोन से स्टेप आउट किया था।
उसकी वजह से बहलुल लोदी को उसके जो नोबेल्स थे यानी कि सरदार थे उनका विश्वास जितना कंपलसरी था, सो दैट दे शुड ट्रस्ट ऑन द बहलुल लोदी एज अ लीडर। ओके, तो उसकी वजह से उसने ग्रेटिफाई करना चालू कर दिया नोबेल्स को। उसके बाद ही कॉन्कर्ड एटावा, देन ग्वालियर, मेवात, साकिर एंड संभल, यानी कि जो दिल्ली का आसपास का नियर अबाउट पूरा एरिया जो था वो उसने कॉन्कर करना चालू कर दिया। और ये एरिया ऑन अ नोट ऑफ द ट्रेड पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट था। तो उसकी वजह से जो बहलुल लोदी था उसने स्लोली जो अर्लियर दिल्ली का छोटा एरिया था जहां पे सैयद डिनेस्टी रूल करती थी वो एरिया को एक्सपांड करना चालू कर दिया। ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट अफगान किंगडम एस्टेब्लिशर इन इंडिया। लोधी जो थे देवर द अफगान्स। ओके, इंडिया में सिर्फ 2 बार अफगानों का शासन रहा है। सबसे पहला था ड्यूरिंग द लोधीज और दूसरा था ड्यूरिंग द शेर शाह सूरी। ओके, जिसका ओरिजिनल नाम था शेर खान, शेर शाह सूरी। ओनली 2 times देयर वॉज द रूल ऑफ द अफगान्स इन इंडिया। बहलुल लोदी ऑल्सो इशूड बहलुल कॉइन्स। उसके बाद उसका डिसेंडेंट आता है जिसका नाम है सिकंदर शाह। उसका टाइम पीरियड है 1489 to 1517 AD। तो उसके टाइम पे आगरा बिकेम द कैपिटल, याद रखो ना, दिस वॉज द इंपॉर्टेंट थिंग। वहां पे दिल्ली जो कैपिटल थी वो बनी थी ड्यूरिंग द औरंगजेब, पर जो आगरा जो कैपिटल बनी ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द मुगल रेन या फिर मुगल पीरियड, वो आगरा कैपिटल बनाई थी सिकंदर शाह लोदी ने। वो बनाई थी 1504 में। हियर इम्पोज जिजिया, पता ही आपको जिजिया मतलब द पिलग्रिमेज टैक्स ऑन द हिंदूज। देन ही प्रोक्लेम हिमसेल्फ दैट ही रूल्ड बाय शरिया, शरिया से उसने खुद का रूल किया है। देन ही स्टार्टेड सेंट्रलाइजेशन ऑफ मार्केट। हुआ क्या था, बहलुल लोदी के टाइम पे एक्सपांशन तो हुआ पर उसका कंसोलिडेशन नहीं हुआ था। तो कंसोलिडेशन करने के लिए रूलर का इकोनॉमी पे डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए था उस टाइम पे। सो ही स्टार्टेड सेंट्रलाइजेशन ऑफ द मार्केट। देयर वॉज नो ग्रेन ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय यानी कि इट इज वन ऑफ द टैक्स। देन गुलरुखी नाम के एक पर्शियन पोएम का ट्रेडिशन है जिसको कहा जाता है गुलरुखी। तो पर्शियन पोएम जो है वो भी ये बंदा बनाता था। गुलरुखी पर्शियन पोएम, यहीं से उसका इंडिया में प्रोमिनेंट लेवल पे राइज हुआ था उन पोएम्स का। उसके बाद ही ऑल्सो क्रिएटेड न्यू स्टैंडर्डाइज्ड थिंग जिसको कहा जाता है गज ए सिकंदर। आज के टाइम पे भी अगर गज देखोगे तो स्पेशली नॉर्थ इंडिया में गज जो है इट इज अ मेजरमेंट और द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस और द लैंड। ओके, तो उस टाइम पे भी सेम होता था। दिस वॉज यूज टू मेजर लैंड रेवेन्यू, यानी कि जितनी लैंड होगी वो गिनी जाएगी विद द गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी यानी कि एक स्टिक होती थी जो आयरन की होती थी, तो उसके ऊपर अलग अलग मार्क्स होते थे। तो वो स्टिक्स के थ्रू वो लैंड काउंट की जाती थी या फिर मेजर की जाती थी और उस मेजरमेंट के हिसाब से वहां पे रेवेन्यू लगाया जाता था। सो गजे सिकंदरी वॉज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू impose the land revenue. Okay, then he set up a well organized spy system. Obviously अगर इसको सेंट्रलाइजेशन करना है इकोनॉमी का, पॉलिटी का वगैरह, तो उसको कंपल्सरीली ये जो स्पाई सिस्टम है उसको इवॉल्व करना इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। देन ही ऑल्सो वेल ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, उसको भी उसने वेल ऑर्गेनाइज किया था। अ वर्क ऑन म्यूजिक नेम लाजाती सिकंदर शाही वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग हिज रेन। ओके, ये जो वर्क है लाजाती सिकंदर शाही, दिस इज अ वर्क ऑन म्यूजिक। याद रखो ये वर्क ऑन म्यूजिक था। इससे पहले भी हमने देखा था कि यहाँ पे गुलरुखी पोएम भी आई थी, यानी कि पोएटिक्स एंड म्यूजिक, ये 2 चीजें सिकंदर शाह का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, क्या बोल सकते हो उसको, इंटरेस्ट ऑफ द एरिया था इन द आर्ट एंड कल्चर। उसने कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं किए थे, बट इन दोनों चीजों से पता चलता है कि ही वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एज वेल एज ही वॉज इंटरेस्टेड इन पोएम्स। उसके बाद आता है उसका डिसेंडेंट जिसका नाम है इब्राहिम लोदी या फिर इब्राहिम शाह लोदी। उसका टाइम पीरियड है 1517 to 1526 AD। ही वॉज एन इनटॉलरेंट एंड एडमेंट रूलर। उसकी वजह से हुआ क्या, ऑब्वियसली वहां के जो कॉमन पीपल्स थे उनके नजरों में उतर गया और उसकी लेजिटिमेसी खत्म हो गई। एंड सेम थिंग जो बाबर था उसको एडवांटेज मिला था। क्यों? क्योंकि वो एक तो बाहर से आया था, ही वॉज अ वन काइंड ऑफ टॉलरेंट पर्सन अगेंस्ट द इब्राहिम लोदी। देन इसके टाइम पे दौलत खान, द मोस्ट पावरफुल नोबेल ऑफ द पंजाब, हु वॉज द
डिसकंटेंटेड बाय इब्राहिम लोदी, यानी कि इब्राहिम लोदी के रूल करने के तरीके की वजह से दौलत खान जो था, इसका सरनेम भी दौलत खान लोदी ही था, यानी कि ये दोनों एक ही क्लैन से बिलोंग करते थे, लोदीज। तो वो नाराज था एंड ऐसा कहा जाता है कि ड्यू टू दैट नाराजी दौलत खान इन्वाइटेड बाबर, रूलर ऑफ द काबुल एट दैट टाइम, टू इन्वेड इंडिया। बाबर उस टाइम पे काबुल में, यानी कि अफगानिस्तान का ऊपर वाला पार्ट, वो वाले पार्ट में वो रूल करता था उस टाइम पे। तो दौलत खान ने बाबर को इन्वाइट किया टू इन्वेड इंडिया। बाबर इन्वेडेड इंडिया एंड डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन अ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो हुई थी 1526 एडी में। देयर आर 3 बैटल ऑफ पानीपत, 2 जो थे वो मुगलों से रिलेटेड है, 3rd जो है मराठास से रिलेटेड है। ओके, पहली हमने देखी थी अभी 1526। ओके, तो सेकंड इसके बाद देखेंगे, और 3rd जो है वो मॉडर्न इंडिया में जाएगा, वो था 1761 में, 1761 द 3rd बैटल ऑफ पानीपत। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हम आगे देखेंगे। अभी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो था वो हुआ था 1526 में। अब उसके बाद हुआ क्या, बाबर जो था उसने मुगल सल्तनत का फाउंडेशन जो था वो इंडिया में रख दिया। बाबर, उसका ओरिजिनल नेम है जहीरुद्दीन मोहम्मद, और इसी ने बाद में उसका ऑफिशियल नेम कर दिया। जो भी उस टाइम के लेटर्स होते थे उस पे वो जो रूलर्स होते थे उनका टाइटल नहीं होता था, उनका ऑफिशियल नेम होता था। तो इसी का बाद में इसने ऑफिशियल नेम कर दिया जहीरुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी। हमने लास्ट लेक्चर में गाजी का मीनिंग देखा था क्या था। ओके, सो बाबर जो था वो इंडिया में आया था और जीता था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। वहां से उसका टाइम पीरियड चालू होता है टिल 1530 एडी। ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तिमूर ऑन हिज फादर साइड एंड गेंगिस खान यानी कि चंगेज खान ऑन इन मदर साइड, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे या फिर उनकी फैमिलीज थी, उन दोनों का ये मिक्सचर था। ओके, ही वाज अ मिक्सचर ऑफ वर्ल्ड्स 2 मोस्ट पावरफुल फैमिलीज। ही वाज अर्लियर रूलर ऑफ फारगाना। फारगाना जो है आज के टाइम पे चाइनीज तुर्किस्तान वो वाले रीजन में मौजूद है। ओके, उस टाइम का वहां का वो रूलर था। और ऐसा कहा जाता है कि बाबर को उस टाइम पे ऑन हिज ईयर ऑफ द 12th, उसके उम्र का जो 12th ईयर था उस टाइम पे उसको वहां का थ्रोन मिला था फारगाना का। उससे पहले उसके फादर जो थे ही वॉज द रूलर ऑफ फारगाना। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क द फाउंडेशन ऑफ द मुगल डोमिनेशन इन इंडिया इन 1527, यानी कि 1 साल बाद ऑफ द पानीपत वन। राणा सांगा अलॉन्ग विद रूलर ऑफ मारवाड़, अम्बेर, ग्वालियर, अजमेर एंड चंदेरी एंड सुल्तान मोहम्मद लोदी, यानी कि जिसको बाबर ने हराया था उसका वन ऑफ द डिसेंडेंट, whom राणा सांगा had acknowledged as ruler of Delhi, met बाबर in decisive contact at a खानवा, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ खानवा। It was played between the India's one of the most powerful king at that time, राणा सांगा एंड बाबर, जहीरुद्दीन बाबर। इन दोनों के बीच में हुआ था बैटल ऑफ खानवा। और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट थे, रूलर ऑफ मारवाड़, अम्बेर, ग्वालियर, अजमेर, चंदेरी एंड सुल्तान महमूद लोदी, जिसको राणा सांगा खुद इंडिया का रूलर मानता था और द रूलर ऑफ दिल्ली मानता था। ओके, सो देयर वाज द बैटल जिसका नाम है खानवा, और इसमें अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, जो बाबर था ही बिकेम द विक्टोरियस और अदर पार्टी जो थी वो टोटल लॉस हो चुकी थी। ही टू टाइटल ऑफ द गाजी आफ्टर दिस बैटल, ये बैटल के बाद उसने गाजी टाइटल यूज किया है। ओके, देन इन 1528 जो यहाँ पे हमने देखा था द किंग ऑफ चंदेरी हेल्प राणा सांगा, तो उसकी वजह से बाबर ने चंदेरी पे अटैक किया एंड चंदेरी वॉज कैप्चर्ड बाय बाबर फ्रॉम राजपूत किंग जिसका नाम था मेदिनी राय। ही हेल्प राणा सांगा 1 year बिफोर इन द बैटल ऑफ खानवा। लेटर जहीरुद्दीन बाबर कैप्चर्ड बिहार एंड बंगाल ऑल्सो। इनिशियली ही वॉज ब्यूरिड इन आगरा आरामबाग में इन 1530 AD। ओके, और उसके बाद उसकी ग्रेव मूव की गई। देन ही रोट बाबरनामा हिमसेल्फ, बट ये बाबरनामा जो लिखा है ये टर्किश में। ओके, एक्चुअली बाबरनामा जो है इट इज अ रिफाइंड नेम, ओरिजिनल इसका नाम जो है वो है तुजुक ए बाबरी।
तुजुके बाबरी. दिस इज अ बायोग्राफी ऑफ बाबर रिटन बाय हिमसेल्फ इन टर्किश लैंग्वेज. और इसी को बाद में कन्वर्ट किया गया ड्यूरिंग द अकबर बाबर नामा के बुक में. और बाबर नामा जो है इट इज इन पर्शियन, याद रखो. बाबर नामा जो है दिस वॉज द नेम गिवन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द रूल ऑफ द अकबर. और ये पर्शियन लैंग्वेज में. इससे पहले जो बाबर ने अपनी बायोग्राफी लिखी है वो है नाम उसका तुजुके बाबरी और वो है टर्किश लैंग्वेज में. ओके, इसी को कहा जाता है चागताई टर्किश लैंग्वेज. चागताई टर्किश लैंग्वेज. देन उसका बेटा था हुमायूं. टाइम पीरियड उसका 1526 टू 1530 AD. सेम. हुमायूं हैड 3 brothers, कामरान, अक्सारी, हिंदाल, यानी कि टोटल 4. देयर वॉज द बैटल ऑफ चौसा इन 1539 एंड 1540 देयर वॉज द बैटल ऑफ बिलग्राम और गंगीज, बैटल ऑफ गंगीज और बिलग्राम, ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ कनौज. यानी कि एक ही बैटल को 3 नाम है, एक बिलग्राम, एक गंगीज और एक कनौज. तो इस बैटल में ही वॉज डिफीटेड बाय द शेर शाह सूरी. शेर शाह सूरी जो था उसने हुमायूं को चौसा में, देन बैटल ऑफ बिलग्राम और गंगीज और बैटल ऑफ कनौज, इन 2 बैटल्स में उसने हुमायूं को हराया था. और उसके बाद हुमायूं वेंट इन एग्जाइल फॉर 15 years. यानी कि उसने इंडिया को छोड़ दिया, वो एग्जाइल में चला गया भाग के. सो ही स्टेड इन द कोर्ट ऑफ शाह थम्सअप ऑफ पर्शिया. हमने पहले देखा था पहले लेक्चर में जो पर्शियन किंग्स होते थे उनको कहा जाता है शाह थम्सअप ऑफ पर्शिया. तो जब वापस हुमायूं जो था वो इंडिया में जब आया था ऑन दैट सेम ईयर शाह थम्सअप गेव हिज आर्मी टू हुमायूं टू डिफीट द शेर शाह सूरी. ओके, और बाकी सभी जानते हैं कि जो हुआ था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, इट वाज बिटवीन अकबर एंड हेमू. ही वाज आल्सो लवर ऑफ द पेंटिंग. ही रोट पोएट्री इन पर्शियन लैंग्वेज. पर्शियन लैंग्वेज में पोएट्री लिखता था. ही इंस्टॉल्ड सिटी दीनपन्ना इन 1533. ही मैरिड विद द डॉटर ऑफ टीचर ऑफ हिंदाल. हिंदाल यानी कि यहाँ पे हमने देखा था ये वन ऑफ द उसका भाई था. हिंदाल का जो टीचर था उसके डॉटर के साथ हुमायूं ने मैरिज किया था. इन 1555 सरहिंद और द पंजाब वोन बाय हुमायूं अगेंस्ट द शेर शाह सूरी आफ्टर हिज डेथ. कब? 1556, जब शेर शाह सूरी की डेथ हुई थी उसके बाद उसने पंजाब और सरहिंद जिसको कहा जाता है उसको जीत लिया था. देन आफ्टर हिज डेथ हुमायूं नामा नाम का जो बुक है वो लिखा है बाय गुलबदन बानो बेगम, हिज सिस्टर. ओके, तो उसने हुमायूं नामा नाम का बुक लिखा है जिसमें कि हुमायूं के लाइफ टाइम में जो भी इवेंट्स हुए थे उन सब इवेंट्स का मेंशनिंग हुआ है वहां पे. उसके बाद दिस इज अ टोम्ब ऑफ हुमायूं. हुमायूं का टोम्ब है और ये वन ऑफ द मार्बल्स स्टेच्यू है बाबर का. ओके, ये बाबर का है ऊपर का, ये नीचे वाला है हुमायूं टोम्ब. इसी को कहा जाता है द प्रीकर्सर ऑफ द ताज. याद रखो, इसी को कहा जाता है प्रीकर्सर ऑफ ताज. स्पेलिंग लिख देता हूं. जो ताजमहल कंस्ट्रक्ट किया था शाहजहां ने उसका इसको प्रीकर्सर कहा जाता है, प्रीकर्सर ऑफ ताज. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द मुगल सल्तनत जिसका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी. अभी हमने देखा था ड्यूरिंग द बाबर उसने लगाया था गाजी उसके सरनेम या सफिक्स को उसके नाम के गाजी. ओके, तो इसके बाद जितने भी बाबर के डिसेंडेंट आए थे उन सब ने अपने नाम के सफिक्स में बादशाह गाजी लगाना चालू किया था. यानी कि नाम के बाद में बादशाह गाजी वो एज अ टाइटल लगाते थे. अकबर का टाइम पीरियड है टोटल 1556 टू 1605 AD. 1556 में देयर वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन विच अकबर डिफीटेड हेमू विद द हेल्प ऑफ हिज अंकल जिसका नाम है बैरम खान. बैरम खान वाज द वन ऑफ द कमांडर ऑफ द हुमायूंस आर्मी. हुमायूं आर्मी का वो वन ऑफ द कमांडर था इनिशियली. उसके बाद वो मुगल आर्मी का हेड बन गया था. ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years अकबर्स रेन बैरम खान एक्टेड एज हिज रीजेंट. यानी कि बैरम खान अकबर के बिहाफ से डिसीजन लेता था उस टाइम पे पूरे. ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन अकबर
and Bayram Khan, Akbar removed Bayram Khan and sent him to Makkah. But Bayram Khan was killed by Afghans on his way. वो जो किल हुआ था, उसका किलिंग हुई थी, वो हुई थी गुजरात में. गुजरात में उस टाइम के अफगान रूलर का रूल था जिसका नाम था अहमद शाह. ओके, तो उसका रूल था उस टाइम पे. तो अफगानों ने क्या किया, ही वॉज ऑब्वियसली मुगल, और मुगलों ने क्या किया था, अफगान्स को हराया था. और उसकी वजह से अफगान और मुगल इन दोनों में हमेशा झगड़े होते थे. इवन बाद में भी इन दोनों में झगड़े होते थे, इवन ड्यूरिंग द औरंगजेब ऑल्सो. तो अफगानों ने क्या किया, जो बैरम खान था वो वॉज अ हेड ऑफ मुगल आर्मी जिसने हराया था, उसी को ड्यूरिंग हिज जर्नी टू मक्का उसको मार दिया गुजरात में. तो उसके बाद हुआ क्या, जो बैरम खान था वो गया था उसके वाइफ एंड सन के साथ. वाइफ एंड सन ये दो भी बैरम खान के साथ थे. तो बैरम खान तो मर गया, पर इन दोनों के साथ क्या करना है. तो जैसे ही अकबर को ये चीज पता चली तो अकबर ने क्या किया, एक कॉन्वॉय भेजा वाइफ एंड सन को लेने के लिए. और जैसे ही वो वापस आ गए, अकबर ने वो उसकी वाइफ के साथ शादी कर ली और जो बैरम खान का सन था उसको अडॉप्ट कर लिया. और ये सन जो है इसी का बाद में नाम हुआ था, जिसका नाम है, बहुत पॉपुलर नाम है वो, ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ द अकबर्स कोर्ट. हमने देखा था देयर वर 2 इंपॉर्टेंट किंग्स जिनके टाइम पे इंडियन हिस्ट्री में, पूरे इंडियन हिस्ट्री में देयर वर 9 जेम्स. उसका नाम है, सॉरी नाम है अब्दुर रहीम खान ए खानान. अब्दुल रहीम खाने खानान. अभी खाने खानान जो है दिस इज अ पोस्ट जो हमने पहले देखा था. अब्दुल रहीम जो था वो उसका नाम था. ही वॉज अ एडॉप्टेड सन ऑफ द अकबर एंड ही वॉज ओरिजिनली बायोलॉजिकल सन ऑफ द हिज अंकल जिसका नाम था बैरम खान. ही वॉज अ कमांडर ऑफ द हुमायूंस आर्मी. ओके, उसके बाद अकबर मैरिड विथ राजपूत प्रिंसेस द डॉटर ऑफ राजा भारमल, जो डाकबार अगर मूवी देखा है तो उसमें दिया ही है. देन राजा मानसिंह, राजा भगवान दास, these were important 2 people who got the high position in the Mughal administration. one of the highest positions जो थे वो इन दोनों को मिला था. in 1576 मुगल आर्मी डिफीटेड राणा प्रताप इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी. और ये हल्दी घाटी जो बैटल थी ये हुई थी बिटवीन द राणा प्रताप एंड राजा मान सिंह, एंड बोथ वर द राजपूत्स. ओके, बहुत बार इसमें कम्युनल एंगल दिया जाता है, बट बोथ वर द राजपूत्स. तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो हुई थी वो हुई थी 1576 में. देन अकबर एबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स जिसका नाम था जिजिया. ओके, एंड 1575 अकबर बिल्ट इबादत खाना. इबादत खाना, इबादत यानी कि जहाँ पे प्रेयर्स वगैरह की जाती थी वो वाली प्लेस, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाउस ऑफ वर्शिप. तो यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन्स जो थे उस टाइम पे एग्जिस्टेड, उन सबके इंपॉर्टेंट हेड्स को बुलाया जाता था और यहाँ पे उनके साथ डिस्कशन किया जाता था विद द अकबर. मतलब अकबर भी वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट होता था. ओके, ये डिस्कशन होता था मल्टीपल रिलीजन्स का उस टाइम के. तो लेटर फेज में हुआ क्या, ये जो रिलीजियस डिस्कशन होता था वो इनिशियली डिस्कशन था, पर लेटर फेज में क्या हुआ, इन दोनों के जो भी उस टाइम पे रिलीजन्स होते थे उन सबके बीच में देयर वाज स्टार्टिंग ऑफ द फाइट और कॉन्फ्लिक्ट. ये कंटिन्यू राइज होने लगी और वो इबादत खाना यानी कि हाउस ऑफ वर्शिप में ही झगड़े करने लगे. उसकी वजह से बाद में अकबर ने क्या किया, जो इबादत खाना उसने बिल्ड किया था 1757 में उसको बंद कर दिया. क्यों, क्योंकि ये जो मल्टीपल रिलीजियस हेड्स थे वो आपस में झगड़ा कर रहे थे. देन इन 1579 he delivered the infallibility decree and proclaim his religion. proclaim his religion. और उसका जो नया रिलीजन है वो उसका नाम है दीन इलाही. दीन इलाही, उसी को इंग्लिश में डिवाइन फेथ भी कहा जाता है. इसमें क्या किया था, अकबर ने जितने रिलीजन्स उस टाइम पे इंडिया में एग्जिस्टेड थे सबकी अच्छी अच्छी चीजें जो है वो उसने ली थी और एक डॉक्ट्राइन तैयार की थी. यहाँ पे हमने जो देखा था ये इनफेलेबल डिक्री. तो इस डिक्री में क्या था, जितने भी इंडिया में उस टाइम पे रिलीजन्स थे उन सब रिलीजन्स की अच्छी चीजें उसमें थी. ओके, सो ही स्टार्टेड प्रोपेगेटिंग हिज न्यू रिलीजन नेम्ड दीन इलाही और डिवाइन फेथ इन 1582. देन ही आल्सो स्टार्टेड लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसको कहा जाता है जाप्ती. ओके, उसके बाद सेकंड इज अ
बतई सिस्टम, बतई यानी कि दूसरे को रेंट पे देना, और दूसरा था दहसाला सिस्टम यानी कि पिछले 10 ईयर्स का, लास्ट 10 ईयर्स का एक एवरेज निकालना और वो एवरेज से जो करंट ईयर चालू है, करंट ईयर, तो उसका रेवेन्यू डिसाइड करना, इसको कहा जाता है दहसाला। नाम में ये दह, इट मीन्स 10 ईयर्स। बतई ये तो था काइंड ऑफ रेंटल सिस्टम था ये, यानी कि जो लैंड होती थी वो रेंट को दी जाती है। और जाप्ती में मेनली शेयर क्रॉपिंग यानी कि पार्टनरशिप में क्रॉपिंग वगैरह वो काइंड ऑफ थिंग्स की जाती थी। ओके, उसके बाद अकबर डिवाइडेड हिज लैंड इनटू 4 कैटेगरीज। सबसे पहले पोलाज विच वॉज कल्टिवेटेड एवरी ईयर, दूसरी है परावती which was cultivated once in 2 years, then chachar which was cultivated once in 3 or 4 years, then banjar this was cultivated once in 5 or more years. Okay, so these are the multiple land divisions created by Akbar. और ये जो लैंड डिवीजन थे ये क्यों किए थे, क्योंकि ये जो लैंड्स है इनके हिसाब से वो वहाँ पे टैक्स लगा सके। फॉर एग्जाम्पल बंजर है तो वहाँ पे टैक्स लगा के फायदा नहीं है, अगर वहाँ पे टैक्स भी लगाना है तो 5 साल में सिर्फ एक बार लगाना होगा जब वहां पे क्रॉपिंग होगी। ओके, तो टैक्सेशन एंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से ये डिवीजन हुआ था। देन द रैंक्स वर डिवाइडेड इनटू 2, एक था जात, दूसरा था सवार। इसी को कहा जाता है मनसबदारी। मनसबदारी नाम की एक सिस्टम चालू की थी अकबर ने, जो सर्वाइव हुई अराउंड 200 ईयर्स। 200 साल तक एक सिस्टम सर्वाइव होना बहुत बड़ी बात है, स्पेशली ड्यूरिंग द मिडाइवल फेज, जब पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी उस टाइम की सबसे ज्यादा फ्रेजाइल थी। उस टाइम पे ये चीज सर्वाइव होना मतलब बहुत बड़ी चीज है। तो मनसबदारी में था क्या एक्चुअली, फॉर एग्जांपल कंसिडर करते, दिस इज अ लिस्ट ऑफ द मुगल सरदार, 1 2 3 4, फॉर एग्जांपल ये 4 मुगल सरदार से। तो होता क्या था, फॉर एग्जांपल ये बंदे का अगर हम कंसिडर करेंगे तो इसको पेमेंट तो देनी पड़ती थी, तो पेमेंट जो थी वो किस कैटेगरी से होगी, वो डिटरमाइन होता था बाय जात। अगर पेमेंट हाई होगी तो उसकी जात भी हाई होगी। अब ये नीचे वाला बंदा, इसकी अगर पेमेंट देखेंगे तो ऑब्वियसली ये वाले बंदे से इसकी पेमेंट जो है वो कमी होगी, क्योंकि इसका सीक्वेंस जो है नीचे, तो इसकी जात जो होगी वो कम होगी। पर उसी के साथ अकबर ने क्या किया था, उसने तो कहा तो था कि हम तुम्हें पेमेंट तो देंगे, पर उसी के साथ आपकी एक ड्यूटी भी है। जैसे आज के टाइम पे हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी नाम की एक चीज भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, उसी टाइम पे वैसा भी था। तो वो जो चीज थी अकबर ने सारे सरदारों से कही थी, और उनको कंपल्सरीली कुछ लोग मेंटेन करने के लिए कहा गया था ऑन देयर पेमेंट, या फिर उसके लिए अकबर एक्स्ट्रा पे भी करता था। और जो मेंटेनेंस था, मेंटेनेंस, उसी को कहा जाता है सवार, सवार। ओके, तो ये जो सवार थे, दीज वर द पीपल्स हु वर मेंटेन्ड बाय द नोबल्स ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर एट दैट टाइम। तो इनिशियल फेज में जो ये जो सवार सिस्टम है ये बहुत सक्सेसफुल रही, पर लेटर फेज में क्या हुआ, सवार जो थे वो अपने फेवर के लोग जो थे वो अपने पास लेते चले गए, और उसकी वजह से हुआ क्या, लॉयल्टी इशू हो गया। क्योंकि जो सवार के पास, यानी कि एक सवार के पास जितने भी छोटे छोटे सवार होते थे, तो वो सवार जो थे वो मेन नोबेल जो था उसके लिए लॉयल थे, वो कभी भी मुगल कोर्ट के लिए लॉयल नहीं थे। एंड दिस वॉज द वन ऑफ द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। क्यों, क्योंकि वहां पे लॉयल्टी इशू हो चुका था। ओके, तो जात यानी कि उसकी पेमेंट वगैरह या फिर उसका स्टेटस, सवार यानी कि उसने कितने लोगों को मेंटेन करना चाहिए। अब सवार में 3 टाइप्स है, एक था जितनी भी पेमेंट होगी उसके इक्वल टू सवार, दूसरा था जितनी पेमेंट होगी उससे ज्यादा सवार, तीसरा था जितनी पेमेंट होगी उससे कम सवार। दिस 3 थिंग्स देयर वर। ओके, तो यहाँ पे बीच वाली जो थिंग है, यहाँ पे क्या है, जितनी पेमेंट होगी उससे ज्यादा सवार। तो इस टाइम पे होता क्या था, जो अकबर का रेवेन्यू सिस्टम था वो क्या करता था, उसके लिए थोड़ा से एक्स्ट्रा मनी देता था, यानी कि एक्स्ट्रा पे करता था। किस चीज के लिए, टू मेंटेन द मोर सवार्स बाय द नोबल्स और द सरदार्स ऑफ द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग द अकबर। ओके, तो ये चीजें और ये डिफरेंस है जात एंड सवार में ऑफ द मनसबदारी सिस्टम। इन दोनों को मिला के बोलते हैं मनसबदारी सिस्टम। ओके, उसके बाद दिस इज अ मैप ऑफ द मुगल इंडिया। मुगलों का मैप है ये, यहाँ पे यू कैन सी दिस इज अ बॉर्डर, यहाँ पे दिया है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसी
इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द मुगल एम्पायर बाय द एंड ऑफ अकबर, यानी कि अकबर के टाइम पे अराउंड आधा इंडिया जो था फ्रॉम द काबुल वगैरह वो एरिया वो मुगलों के अंडर आ चुका था. एंड जो वर्टिकल लाइंस है वो है द एक्सटेंट ऑफ द मुगल एम्पायर बाय द एंड ऑफ औरंगजेब्स रेन, यानी कि अराउंड ऐसा कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ 2 बार 90 से ऊपर इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है वो पॉलिटिकली यूनाइट हुआ था. वो हुआ था अराउंड 90% ड्यूरिंग द अशोका द ग्रेट और अशोका मौर्य के टाइम पे, और सेकंड टाइम जो हुआ था वो होता अराउंड 95% ड्यूरिंग द रेन ऑफ और द रूल ऑफ औरंगजेब. ओके, सो देयर वर ओनली 2 important instances in the ancient and medieval India when India got politically united. India यानी कि उस टाइम का इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके, सो यहाँ पे भी यू कैन सी मुगल एम्पायर, उसकी बॉर्डर ड्यूरिंग द बाबर कितना था 1525 में इतना ही था. काबुल में वो रूल करता था, बोला था मैंने, काबुल टू लाहौर इतना ही था उसका बॉर्डर. और यहाँ पे मुल्तान जो है वहाँ पे दौलत खान था जिसने कि बाबर को इन्वाइट किया टू अटैक दिल्ली. उसके बाद येलो वाली चीज़ है, दिस वॉज द पार्ट एडेड बाय अकबर 1605 में जब उसका एंड हो चुका था अकबर का. उस टाइम पे आधा इंडिया यानी कि काबुल से अपर डेक्कन वो वाला एरिया और ईस्ट में अप टू द कलिंगा वो वाला एरिया आधा इंडिया, इट वॉज अराउंड द अराउंड क्या बोल सकते हो उसको 40 to 50% भी कह सकते हो उसको ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो था अंडर द मुगल्स. और उसके बाद मैक्सिमम जो एडिशन हुआ था टेरिटरी में मुगल्स के वो हुआ था ड्यूरिंग औरंगजेब, जब औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में. तो ये येलो एरिया प्लस ये ऑरेंज एरिया, ये दोनों एरिया जो थे दिस 2 एरियाज ऑल्सो वर केम अंडर द औरंगजेब when he died in 1707. So this was about the map. और देखते अकबर के बारे में. He had in his court 9 gems, जैसे मैंने कहा था. अभी कौन कौन है वो? अबुल फजल राइटर जिसने लिखा है आईने बाबरी या फिर बाबरनामा भी कहा जाता है उसको. उसके बाद फैजी, तानसेन सिंगर, बीरबल उसका फ्रेंड किसका? अकबर का. तोडरमल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस उस टाइम का, राजा मान सिंह वन ऑफ द कमांडर, अब्दुल रहीम खान खान ही वॉज स्कॉलर एज वेल एज कमांडर. ओके, अब्दुल रहीम खान खान इसके बारे में कहा था मैंने, ही वॉज बायोलॉजिकल सन ऑफ बैरम खान. देन फकीर अजुद्दीन फिलोसॉफिकल वाला बंदा, मुल्ला दो पैजा ही वॉज ऑल्सो वन काइंड ऑफ पोएट. ओके, तो इतने सारे लोग थे जिनको 9 जेम्स कहा जाता है. उसके बाद स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसलेशन करने के लिए, यानी कि संस्कृत का फारसी में या फिर फारसी का उर्दू में वगैरह ऐसा करने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट था जिसका हेड था नाकिब खान, दूसरा अब्दुल खादिर एंड तीसरा बदर. ही कन्वर्टेड और ट्रांसलेटेड महाभारता इन राजमानामा. ओके, दिस वॉज द पर्शियन नेम फॉर द महाभारत. देन अबुल फजल रोट आईने अकबरी, जैसा मैंने कहा था अभी. देन फैजी रोट लीलावती, फैजी नाम का बंदा जो था ही रोट लीलावती. बीरबल वॉज कॉल्ड एज कवि प्रिया, नरहरि और महापात्र. याद रखो बीरबल के लिए 3 अल्टरनेट नेम्स है और तीनों को कहा जाता है बीरबल के नेम. ओरिजिनल नेम उसका कुछ तो महेश दास था, आई थिंक महेश दास, आई थिंक दिस वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ बीरबल. उसका पहला नेम था अल्टरनेट कवि प्रिया, दूसरा नरहरि, तीसरा महापात्र. देन आर्किटेक्चर का क्या एवोल्यूशन होता? ड्यूरिंग अकबर ही बिल्ट हुमायूंस टॉम्ब, जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था. ये वाला नीचे वाला जो इमेज है दिस इज द हुमायूंस टॉम्ब, ये बिल्ड हुआ था ड्यूरिंग अकबर. देन फोर्ट ऑफ आगरा देखा था हमने इससे पहले कि दिस बिकेम द सिटी ड्यूरिंग द लोधीज and this became capital city of the empire. Then he also constructed, कौन? अकबर constructed फतेहपुर सिकरी नाम की प्लेस and this also became the one of the initial capital of the अकबर. अब फतेहपुर सिकरी में क्या क्या बिल्ड किया हुआ है? वहाँ पे पंचमहल कहा जाता है कि जोधाबाई के लिए था. देन सेकंडली शाही महल, देन दीवाने खास एंड दीवाने आम, देन बुलंद दरवाज़ा. ये जो बुलंद दरवाज़ा ये कंस्ट्रक्ट किया था ड्यू टू द विक्ट्री ऑफ द गुजरात
जब अकबर ने गुजरात पे अटैक किया, ही गॉट विक्टोरियस, और उसके सेलिब्रेशन के लिए उसने बुलंद दरवाज़ा वहाँ पे इंस्टॉल किया था। और ये बुलंद दरवाजे की जो डायरेक्शन है, दिस इज इन साउथ डायरेक्शन, यानी कि गुजरात के साइड पे। उसके बाद जोधाबाई महल, दीज आर द सम आर्किटेक्चर विच वर बिल्ट इन अ फोर्ट ऑफ फतेहपुर सिकरी। उसके बाद उसका बेटा आता है जहांगीर 1605 to 1627। इन 1605 प्रिंस सलीम सक्सीडेड विद द टाइटल जहांगीर। मुगल आजम देखा होगा तो पता होगा सलीम के बारे में, सलीम का ही अल्टरनेट नाम है जहांगीर। ही डिफीटेड एंड इम्प्रिजन सन खुसरू इन बैटल ऑफ बहरवाल। उसका बेटा था खुसरू, उसको उसने खुद ही इम्प्रिजन कैद कर लिया था। ही ऑल्सो बिहेडेड गुरु अर्जुन देव। इसकी वजह से हुआ क्या, जो सिख कम्युनिटी उस टाइम पे वो पूरी की पूरी मुगल्स के अगेंस्ट हो गए, और इसके बाद इसका फायदा जो था वो मराठास को हुआ। सिख्स एंड मराठास दे बिकेम वो काइंड ऑफ अलाइड फोर्सेस टू डिफीट द मुगल्स। ओके, द गुरु अर्जुन देव was the fifth Sikh Guru and one of the supporters of the खुसरू। जब खुसरू को हराया था कहाँ पे, बैटल ऑफ बहरवाल में, बैटल ऑफ बहरवाल में खुसरू को हराया, तो सेम चार्जेस लगे थे गुरु अर्जुन देव पे। देन देर वॉज वन अनदर सन जिसका नाम है खुर्रम, और यही बाद में सक्सीड हुआ विद द नेम ऑफ शाहजहां, सक्सीडेड अगेंस्ट द मलिक अंबर। ये जो खुर्रम था ये बनाया गया था गवर्नर ऑफ द डेक्कन, ही बिकेम द गवर्नर ऑफ द डेक्कन। तो डेक्कन में उस टाइम पे था कौन, निज़ाम शाही, जो कि थी अहमदनगर की, अहमदनगर की निज़ाम शाही। तो वहाँ पे उस टाइम पे एक लेडी रूल करती थी जिसका नाम है चांद बीबी, और उसका एक गवर्नर था जिसका नाम है मलिक अंबर। ही वॉज इनिशियली हबशी, हमने कंसेप्ट देखी थी, हबशी यानी कि इथोपियन, जो इंडिया में आए और यहाँ पे एज ए स्लेव आए थे, और बाद में वो कुछ एरियाज में रूलर भी बन गए थे, जिनको इंडिया में सिद्दीज भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद नूरजहां मैरिड विद जहांगीर। उसका नूरजहां का ओरिजिनल नेम था मेहरुन्निसा, हु वाज वन ऑफ नोन एज नूरजहां। नूरजहां का मीनिंग है द लाइट ऑफ वर्ल्ड, और ये मैरिज जो हुआ था ये हुआ था 1611 में। ही प्रोलिफरेटेड, यानी कि जहांगीर प्रोलिफरेटेड सिल्वर कॉइन्स इन द सेलिब्रेशन ऑफ हिज मैरिज। देन ये जो नूरजहां थी, शी वॉज अ डॉटर ऑफ गियास बेग। गियास बेग जो था ही वॉज वन ऑफ द ट्रेजरर एट दैट टाइम, और ये जो ट्रेजरर था उसकी बेटी थी जिसका नाम था मेहरुन्निसा, जिसका बाद में टाइटल दिया गया नूरजहां यानी कि लाइट ऑफ द वर्ल्ड। देन असफ खान ब्रदर ऑफ नूरजहां वॉज अपॉइंटेड एज खाने सामान। ओके, तो उसकी वजह से हुआ क्या, इसके फादर जो थे गियास बेग, ही वॉज अ वन ऑफ द ट्रेजर, हेड ऑफ द ट्रेजरर, यानी कि पैसा जो था वो गियास बेग के पास था। जो किंग था हिमसेल्फ जहांगीर, वो था नूरजहां के पास। कौन था, किंग। उसके बाद उसका भाई जिसका नाम है असफ खान, ही बिकेम द खासे सामान। तो इसकी वजह से हुआ क्या, पैसा आ गया, देन पॉलिटिकल पावर आ गई एंड आर्मी भी, खासे सामान, उसमें पूरा आर्मी का स्ट्रक्चर ही आता था पूरा। ओके, तो इन तीनों का रूल जो था, दिस वॉज द रूल ऑफ द फैमिली इन शॉर्ट, और इसकी वजह से इसको कहा जाता है जुंता। जुंता, इसी को जुंता कहा जाता है, यानी कि इसके घर वाले, यानी कि उसके फादर, उसका भाई और वो खुद, कौन, नूरजहां, वही, ये तीनों लोग ही उस टाइम पे पूरे के पूरे मुगल एम्पायर को चलाते थे, ऐसा कहा जाता है। दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड एज जुंता। ओके, देन द मदर ऑफ नूरजहां जिसका नाम है हसमत बेग, शी ऑल्सो फाउंडेड लोटस अत्तर। लोटस यानी कि कमल, कमल से अत्तर तैयार करने की टेक्निक जो थी वो इवॉल्व की थी हसमत बेगम ने। शी क्रिएटेड जुंता, जो अभी हमने देखा था, उसका भाई, उसके फादर। शी वॉज इम्प्रिजन बाय महाबत खान इन 1626। 1626 में उसको महाबत खान ने इम्प्रिजन कर लिया, एंड शी डाइड इन 1645। 1645 में शी डाइड। अब महाबत खान जो था, ही वॉज अ खाने खान एट दैट टाइम ऑफ द जहांगीर सन जिसका नाम है शाहजहां। शाहजहां ने खाने खान जो पोस्ट थी उस टाइम की, वो पोस्ट दी थी महाबत खान को।
एंड ही इम्प्रिजन नूरजहां। देन इसके टाइम पे पेंटिंग स्कूल भी इवॉल्व हो रहे थे, पेंटिंग स्कूल अंडर आगा रजा। पेंटर्स लाइक मुराद मंसूर वर द इम्पोर्टेंट जेम्स ऑफ द कोर्ट। जहांगीर की स्पेशलिटी जो है वो मेनली पेंटिंग में, जो शाहजहां था उसकी स्पेशलिटी मेनली आर्किटेक्चर में थी। ओके, दिस इज अ टोम ऑफ, एक है अकबर का और दूसरा है शाहजहां का। टोम ऑफ अकबर, टोम ऑफ शाहजहां, ये सिकंदरा नाम की प्लेस में। ओके, टोम ऑफ अकबर, टोम ऑफ शाहजहां। यह है नूरजहां के फादर का टोम, जिसको कहते हैं टोम ऑफ इतिमत उद्दौला। इतिमत उद इतिमत उद्दौला, टोम ऑफ इतिमत उद्दौला। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री अ वन आर्किटेक्चर विच वॉज मेनली ऑफ द मार्बल एंड ऑफ द पेट्रा ड्यूरा टेक्निक, वो हम आगे देखेंगे, पेट्रा ड्यूरा टेक्निक, उससे तैयार हुई वाली इतिमत उद्दौला का जो टोम था। दिस वॉज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इन इंडिया एट दैट टाइम, जिसमें मार्बल भी फुल्ली यूज है और पेट्रा ड्यूरा भी यूज है। अभी व्हाट इज मीन बाय पेट्रा ड्यूरा, हियर यू कैन सी वेरियस काइंड ऑफ शेप्स ऑफ द लीव्स, फ्लावर्स वगैरह एक्सेट्रा। तो होता क्या था, ये जो जॉइंट्स होते थे उन जॉइंट्स पे प्रीशियस स्टोन्स लगाते थे जो चमकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे ब्लू स्टोन लगाया गया है, यहाँ पे व्हाइट काइंड ऑफ स्टोन लगाया गया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मिरर स्टोन। ओके, तो ये जो स्टोन्स होते थे, इन स्टोन्स को लगाने की जो टेक्निक होती थी इसी को हो जाता है पेट्रा ड्यूरा टेक्निक। इट इज नथिंग एल्स, यानी कि ये जो फॉलिएज थे अलग अलग स्ट्रीम्स जाती थी, तो यहाँ पे जो जॉइंट होते थे तो इन जॉइंट्स पे अलग अलग प्रीशियस स्टोन्स लगाए जाते थे उस टाइम पे। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज पेट्रा ड्यूरा टेक्निक। इनिशियली ये इतिमत उद्दौला के टोम में मिली हमें और बाद में एक्सटेंटिव लेवल पे ये मिली हमें ताजमहल में। ओके, ताजमहल में। देन आता है द सन ऑफ जहांगीर, जिसका नाम है शाहजहां। उसका ओरिजिनल नाम क्या है, खुर्रम। खुर्रम वाज हिज ओरिजिनल नेम। शाहजहां का टाइम पीरियड है 1627 टू 1658। 1658 शाहजहां कंटिन्यू वॉर इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट टू रिकवर कंधार एंड अदर एंसेस्टरल लैंड्स। बट ये लैंड जो थी उस टाइम पे जो ईरान का शाह था, पर्शियन शाह, उसने ये चीज जीत ली थी। ही मैरिड विथ अर्जुमन बानो बेगम। दारा जो था इसका बुक, ही वॉज वन ऑफ द स्कॉलर। और अभी आपको देखना है कि दारा ने कौन से इंपॉर्टेंट बुक लिखे। आई थिंक देयर आर 3 बुक रिटन बाय दारा, तो एक बार देख लो आप कौन से। ओके, तो दारा वॉज द एल्डर सन ऑफ द शाहजहां। ही वॉज अ इवन स्कॉलर ऑफ द संस्कृत। शाहजहां डेक्कन पॉलिसी वॉज मोर सक्सेसफुल। He defeated the forces of Ahmednagar and seized it। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम अहमदनगर कंसिडर करेंगे जहाँ पे निज़ाम शाही थी मेनली। ओके, तो ऊपर थे मुगल्स, नीचे थे आदिल शाही। तो जब निज़ाम शाही खत्म हो गई तो मुगलों ने ऊपर का आधा पार्ट, आदिल शाह ने नीचे वाला आधा पार्ट, ये जो 2 पार्ट थे ये डिवाइड कर लिए फ्रॉम द किंगडम ऑफ द अहमदनगर। देन शाहजहां एनग्रेव्ड 4 मुगल प्रोविंसेस इन डेक्कन। कौन से थे वो, एक था खानदेश, दूसरा बेरार, तेलंगाना एंड दौलताबाद। ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस। देन दारा शुको, ही वॉज अ एल्डर सन, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज क्राउन प्रिंस, क्योंकि वो बड़ा था तो ऑब्वियसली उसको ही क्राउन मिलने वाला था। देन अनदर सन शुजा, ही बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल। देन औरंगजेब, वन ऑफ द एम्बिशियस रूलर, he was a governor of the Deccan at that time। उसके बाद है आसिफ खान, he was a वजीर एंड महाबत खान, he was a खाने खानन। ये हमने देखा था, खाने खानन जो था इसने नूरजहां को कैद कर लिया था। एंड मुराद बख्श, he was a governor of मालवा एंड गुजरात at that time। okay, so these were the important peoples who helped Shahjahan to rule vast area। then he built ताजमहल, ये तो सभी को पता है। ब्लूप्रिंट जो है ताजमहल की, it was by उस्ताद इंशा, उस्ताद इंशा ने उसका ब्लूप्रिंट किया था। देन इट द ताजमहल वाज बिल्ड बाय उस्ताद अहमद लाहौरी।
और इसी का जो बेटा है लाहौरी का, अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, इसी ने जो ताजमहल का रेप्लिका है जिसको बोलते हैं बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, दिस इज अ प्लेस इन औरंगाबाद ऑफ टूडेज महाराष्ट्र। तो इसी के बेटे ने बीबी का मकबरा भी कंस्ट्रक्ट किया, ऐसा कहा जाता है। देन पीकॉक थ्रोन जो है, मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, ये भी बेबादल खान नाम के बंदे ने तैयार किया था फॉर शाहजहां। ओके, उसके बाद औरंगजेब, टाइम पीरियड उसका 1658 to 1707। ही टाइटल हिमसेल्फ एज आलमगीर। देन देयर वाज द बैटल विथ दारा, देयर वर 3 इंपॉर्टेंट बैटल। सबसे पहली बैटल ऑफ धर्मट एंड बैटल ऑफ सामुगर, ये हुई थी एक ही साल में 1658 में। उसके बाद है बैटल ऑफ देवराई घाटी, दिस वाज प्लेड इन 1659, यानी कि एक साल बाद। तो एक साल बाद जो बैटल ऑफ देवराई घाटी हुई थी वहाँ पे दारा मारा गया था। उसके बाद द जाट्स एंड सतनामीज एंड ऑल्सो सिख रिवोल्टेड अगेंस्ट द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ द औरंगजेब। क्यों? क्योंकि वो शरिया के थ्रू रूल करना चाहता था और ये सबको अच्छी लगने वाली चीज़ नहीं है। द डेक्कन पॉलिसी ऑफ द मुगल स्टार्टेड फ्रॉम रेन ऑफ अकबर। अकबर ने, हमने जो देखा था, अबुल फजल एंड अब्दुल रहीम खाने खानान, इन दोनों को भेजा था साउथ में टू कॉन्कर द डेक्कन। इवन उसके बाद जो सलीम था उसको भी थोड़े टाइम के लिए और अकबर ने डेक्कन का गवर्नर बनाया था। ओके, देन औरंगजेब concentrated on the northwest frontier. In the same year, Shivaji, Maratha ruler, carved out an independent Maratha kingdom at that time. और जो बाद में मराठा एम्पायर बना आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब डिसाइडेड टू इन्वेड बीजापुर एंड गोलकोंडा। बीजापुर में उस टाइम पे आदिल शाही थी, जो अभी हमने देखा था, और गोलकोंडा में उस टाइम पे कुतुब शाही थी। टू होल्ड द स्प्रेड ऑफ मराठास, so due to lack of buffer state there was a direct conflict between the Maratha and Mughals. दो चीजें थी, to reduce or to stop the spread of Marathas and lack of buffer state. This was the main cause of the direct clashes of the Mughal and Marathas. Then औरंगजेब constructed Red Fort at Delhi. ये एक्चुअली कंस्ट्रक्ट किया था शाहजहां ने, बट उसको फिर से गिरवाया उसने और रिकंस्ट्रक्ट किया था। एंड दैट्स व्हाई औरंगजेब बिकेम द person who started the capital in Delhi. ओके, उसके बाद इसी बंदे ने बीबी का मकबरा जो है ये चीज भी कंस्ट्रक्ट की थी। मैंने यहाँ पे बोला था बीबी का मकबरा जो है, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द सन ऑफ उस्ताद अहमद लाहौरी। उसी के सन ने ये बीबी का मकबरा कंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद हियर यू कैन सी द ताजमहल का इनसाइड क्या है और बाकी चीजें। ये टॉम्ब ऑफ औरंगजेब, याद रहो, दिस इज अ टॉम्ब ऑफ औरंगजेब। देन सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री हु चेंज द इंडियन हिस्ट्री, पर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। ओके, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। देन फरीद खान ऑफ जौनपुर और मोहम्मद बहार खान ऑफ लोहानी। ओके, सो दीज आर द अल्टरनेट नेम्स ऑफ शेर खान, जिसने बाद में खुद को टाइटल लगाया शेर शाह सूरी। क्या? फरीद खान ऑफ जौनपुर और मोहम्मद बहार खान लोहानी। तो हुआ क्या, ही वॉज ऑल्सो अफगान। मैंने कहा था इससे पहले कि इंडिया में देयर वर 2 अफगान किंगडम, एक था लोधिस का, दूसरा है शेर शाह सूरी का। तो ड्यू टू ही वॉज द अफगान, जितने भी अफगान लोग या फिर अफगान लीडर्स हु बिकेम द अशेम ऑफ द डिफीट ऑफ द पानीपत टू। पानीपत टू में जो डिफीट हुई थी अफगानों की, जिन्होंने अंडर द विक्रमादित्य, जिसका नाम था हेमू, मुगलों के साथ लड़ाई की थी, उसमें जो ह्यूमिलेट हुए थे, उन्होंने शेर शाह को सपोर्ट देना चालू कर दिया स्लोली। क्यों? क्योंकि ही वॉज ऑल्सो अफगान, और उस टाइम पे अफगान जो कम्युनिटी थी इंडिया में, उनमें बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन था और यूनिटी थी उस टाइम पे, दैट्स वाई। तो विक्रमादित्य हेमू जो था, लास्ट विक्रमादित्य ऑफ द इंडिया, तो उसके टाइम पे जो मुगल थे उन्होंने अफगानों को भी हराया था, और उसकी वजह से नाराज होकर शेर शाह सूरी को कुछ अफगानों ने सपोर्ट करना चालू कर दिया। अभी इंडिया में अफगानों के 2 सेंटर थे उस टाइम पे, एक था गुजरात और दूसरा था बंगाल बिहार वाला रीजन। तो
शेरशाह जो था ऑब्वियसली वो करीब था बंगाल और बिहार दोनों प्लेसेस से, तो वहां का जो सपोर्ट था वो इसको मिलने लगा। स्लोली स्लोली हुआ गया, यहां से भी उसको सपोर्ट मिलना चालू गया। ओके, और इसको दो एडवांटेज और थे। शेरशाह सूरी जो था ही वॉज ऑलरेडी वन ऑफ द लीडर जिसने कि बिहार वगैरह वो रीजन को लीड किया था, एंड ही हैड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कि इसके अपोनेंट्स के पास नहीं था, स्पेशली जो हुमायूं जो बंदा था उसके पास, जिसकी वजह से उसको 15 इयर्स तक एग्जाइल में जाना पड़ा था पर्शिया में। ओके, देन शेरशाह सूरी बिल्ट टोम्ब एट ससाराम, ये यहाँ पे बंदे का टोम्ब है। दिस इज अ टोम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इन ससाराम। बस यहाँ पे एक गलत चीज ये हो गई, ऐसा कहा जाता है कि जो टोम्ब था इसका जो एक्सिस है ये वाला, जो एक्चुअली डायरेक्ट डोर में जाना चाहिए था ऐसा, तो ये जो एक्सिस था ये एक्सिस गलत हुआ है क्योंकि डोर थोड़ा सा ये साइड में चला गया। तो इसकी वजह से कहा जाता है कि जिसने ये कंस्ट्रक्ट किया था उसको भी शेरशाह ने सजा दी थी, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये एक्सिस गलत हुआ था। ओके, उसके बाद ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड रोहतासगढ़ फोर्ट, देन किला कोहना मॉस्क, ये मॉस्क भी उसने कंस्ट्रक्ट किया था। देन ही स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग द गजे सिकंदरी फॉर लैंड मेजरमेंट। हमने देखा था ड्यूरिंग सिकंदर शाह लोधी गजे सिकंदरी नाम की एक स्टिक आई थी, रॉड, जिसपे डिजिट्स थे और उसके थ्रू लैंड मेजर की जाती थी। तो उसी चीज को शेरशाह सूरी ने मॉडर्नाइज किया था और उसमें 32 डिजिट्स डाले थे। देन ही स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग लैंड रेवेन्यू वॉज 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन। जितना भी प्रोड्यूस होगा, फॉर एग्जाम्पल इतना प्रोड्यूस होता है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और ये पार्ट जो होगा एज अ टैक्स स्टेट को दिया जाएगा। ओके, अब ये दो चीज में होता था, एक कैश में भी दे सकते थे या फिर काइंड, यानी कि जो फूड ग्रेन्स है वो जैसे के वैसे भी स्टेट में दे सकते थे, कैश एंड काइंड। ही स्टार्टेड सिल्वर कॉइन कॉल्ड रूपी, जो आज का हम रूपी है वो डिराइव किया है हमने शेरशाह सूरी के रूपी से। ओके, ही ऑल्सो स्टार्टेड ब्रॉन्ज कॉइन जिनको दाम कहता था, दाम, दिस वर द ब्रॉन्ज कॉइन्स। उसके बाद ही स्टार्टेड कबूलियत, यानी कि रिटर्न साइन डॉक्यूमेंट विथ जमींदार फॉर रेंट, यानी कि जमींदार जो थे वो लोकल लेवल पे रूल करते थे, तो लोकल लेवल पे इनका होल्ड ज्यादा था। भले सेंटर पे कोई भी हो पर वो डायरेक्टली लोकल पे तो आ नहीं सकता था, तो वहां पे कुछ जो लोकल लेवल पे लीडर थे जिनको जमींदार भी कहा जाने लगा लेटर फेज में, तो उनके साथ रिटर्न डॉक्यूमेंट पे साइन करके काबुलियत नाम की एक डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट तैयार की जाती थी, जहां पे एन्युअली ये जो लोकल जमींदार है ये सेंटर को कितना पैसा देंगे वो उसमें डिसाइड किया जाता था। एंड पट्टा, पट्टा मीन्स इट वॉज द रेवेन्यू डॉक्यूमेंट विथ डायरेक्टली विथ ओनर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्मर है वो अगर रेवेन्यू दे रहा है तो उसके पास गवर्नमेंट क्या करता था, शेरशाह सूरी का एक पट्टा देता था, तो उसमें क्या लिखा होता था कि एनुअल कितना रेवेन्यू है, वो फार्मर का कितना प्रोडक्शन हुआ और कितना प्रोडक्शन का कितना पार्ट लेना है एज अ रेवेन्यू और द एज अ टैक्स, वो डिसाइड किया जाता था बाय द पट्टा। ओके, उसके बाद इन 1541 ही रिस्टेड पाटलिपुत्र एज पटना। इससे पहले जो पटना नाम की जो आज का कैपिटल है बिहार का, इट वाज कॉल्ड एज पाटलिपुत्र, बट इन 1541 शेरशाह सूरी चेंज्ड नेम ऑफ पाटलिपुत्र टू पटना। He also redeveloped the Grand Trunk Road, one of the most important thing of the India. ये Grand Trunk Road जो है, this is a trait और this is a successor of the ancient उत्तर पथ, जो हमने देखा था उत्तर एंड दक्षिण पथास, ये दो पथास थे, यानी कि उस टाइम के एंशियंट हाईवेज। तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो था, दिस वाज द वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द उत्तर पथ, ओके, जिसको शेरशाह सूरी ने रिकंस्ट्रक्ट किया था। ही ऑल्सो स्टार्टेड सराई एंड पोस्टल सिस्टम। सराय मतलब जो धर्मशाला को कहा जाता है, यानी कि जो भी बंदा ट्रैवल कर रहा है तो वो एक दिन के लिए या फिर एक रात के लिए वो प्लेस पे कुछ दान देके या फिर कुछ कैश देके वहां पे रह सकता था। ओके, तो उसको कहा जाता है सराय। आई थिंक आफ्टर एवरी 10 कोस, उस टाइम पे जो किलोमीटर नहीं था, उस टाइम पे कोस था जो डिस्टेंस को मेजर किया जाता था वो, तो आफ्टर अराउंड 10 कोस देयर वाज द वन सराय, 10 कोस के लिए एक सराय, ऐसा एक रेशियो उस टाइम पे शेरशाह सूरी ने रखा था। उसके बाद ही आल्सो स्टार्टेड पोस्टल सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, देयर वाज द काइंड ऑफ सच थिंग।
पोस्टल सिस्टम। ऑब्वियसली इसके बाद जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने प्रॉपर इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया था। दिस वॉज द मोस्ट एफिशिएंट एट दैट टाइम। तो इसकी वजह से होता क्या था, पूरे के पूरे सूर्य एम्पायर में जो भी चीज होती थी वो विद इन 1 डे सेंटर के पास जाती थी। ओके, यानी कि इधर अगर कंसिडर करेंगे ये सेंटर अपना कैपिटल दिल्ली, अगर कोई भी चीज ये वाले पार्ट तक होती थी तो विद इन 1 डे ड्यू टू पोस्टल सिस्टम वो डायरेक्टली विद इन 1 डे यहाँ पे आती थी। तो उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग थी सेंटर की वो ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। एंड दिस वॉज द एम्पायर ऑफ द सूर डिनेस्टी। दिस इज फोटो ऑफ शेर शाह सूरी। ओके, ऐसा कहा जाता है, अभी फिक्स है कि नहीं पता नहीं, बट ऐसा कहा जाता है कि दिस इज अ फोटो ऑफ शेर शाह सूरी। सो ये था टॉम्ब ऑफ सूरी। आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा। सो लेट्स मीट इन न्यू सेशन ऑफ द लेक्चर टुमारो।